हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपने चैनल सारस्वत विद फिजिक्स पर क्लास 12 फिजिक्स का जो सिलेबस है वो लगातार हम डिस्कस कर रहे हैं। और कुछ लेक्चर्स अप्रोक्सीमेट 7 to 8 लेक्चर्स जो हैं वो ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर आ चुके हैं, जिनमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा गॉस थ्योरम। आप इसको टॉपिक कह लीजिए, चैप्टर कह लीजिए, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज है। और इसको शुरुआत करने से पहले हमें कुछ छोटी छोटी चीजों के बारे में यहाँ पे जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जो गॉस थ्योरम है वो गॉस थ्योरम आखिरकार है क्या, और उस गॉस थ्योरम तक पहुंचने के लिए हमें किन किन चीजों की जो है वो रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ेगी। तो गॉस तक पहुंचने के लिए भाई आसान तो है नहीं कि हम जो है एक पॉइंट से स्टार्ट किए और दूसरे पॉइंट तक ही पहुंच गए। करवाने में तो यहाँ पे डायरेक्ट गॉस थ्योरम को भी यहाँ करवाया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट वहां पे यूज होने वाले छोटे छोटे पॉइंट्स, उनका भी ध्यान रखा जाए तो ज्यादा बेटर है। तो इस सीरीज में सबसे पहले हमें यहाँ पे जानना पड़ेगा कि एरिया वेक्टर जो है वो क्या होता है। इसके बारे में हम जानेंगे, इसके बारे में समझेंगे। तो समझते हैं, देखते हैं। देखो भाई, यहां पे मैं दो वर्ड लिखता हूं। एक मैंने लिखा एरिया, और दूसरा वर्ड लिखा यहां पे एरिया वेक्टर। अब मेरा क्वेश्चन यहां पे ये है सबसे पहला कि इन दोनों में स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। यानी कि इनमें जो यहां पे मैंने दो शब्द यहां लिख रखे हैं, एरिया मतलब क्षेत्रफल और एरिया वेक्टर का मतलब क्षेत्रफल वेक्टर, इन दोनों में सदिश राशि कौन सी है और अदिश राशि कौन सी है। बहुत लोग कमेंट्स में ये बताएंगे कि भाई एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, कि भाई उसमें तो डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी कि दिशा भी होगी और परिमाण भी होगा। बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे सबसे पहला डाउट यही क्लियर करने वाला है कि जो नॉर्मल एरिया हमारा होता है, ये नॉर्मल एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, बल्कि क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब कहने का कि ये एक सदिश राशि नहीं है, बल्कि क्या है, एक अदिश राशि है। इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन यहाँ पे नहीं होगी। लेकिन जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर कहने का मतलब क्षेत्रफल जो वेक्टर है, उसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ यहाँ पे डायरेक्शन भी होगी। अब हम ये चीज पढ़ रहे हैं कि जो एरिया वेक्टर है ये आखिरकार है क्या। तो उसका जो पॉइंट हमें यहां से निकालना है, वो पॉइंट ये निकालना है कि एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, सबसे पहली बात तो। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, क्योंकि अगर डायरेक्शन नहीं होगी तो यहाँ वेक्टर होने का कोई मतलब नहीं है। अब इसी चीज को हम एक छोटे से फॉर्मूले के बेसिस पर यहाँ समझते हैं, जानते हैं कि हम जो एरिया वेक्टर है यानी कि क्षेत्रफल वेक्टर जो है, इसको हम कैसे फॉर्मूले के फॉर्म में लिख सकते हैं, जान सकते हैं। देखते हैं, मान लो ये हमारे पास कोई एक शेप है, ठीक, स्क्वायर हो सकता है, सर्कल हो सकता है, और रेक्टेंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम इसको समझने के लिए यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से हम कुछ भी ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमने कंसीडर किया कि इसका जो एरिया है टोटल, वो एरिया कितना है, कैपिटल है। हमने मान लिया कि ये जो हमने यहाँ पे शेप होल्ड करके रखा हुआ है, इस शेप का जो एरिया है वो कितना है, यहाँ पे कैपिटल है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर में दो चीजें आएंगी, एक तो आएगा मैग्नीट्यूड और एक आएगा डायरेक्शन। तो अब यहां पे हमें ये देखनी है कि जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन इस फॉर्म ऑफ शेप की, मतलब ये जो शेप दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो एक आकृति यहाँ पे दी हुई है, इसके लिए डायरेक्शन क्या हो गया। देखो यहाँ पे हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम इसके पीछे की साइड जा पाए, है ना। जब हमने एरिया जो ले रखा है वो ऊपर का हिस्सा ले रखा है, तो जो डायरेक्शन होगी यहाँ पे एरिया की, वो डायरेक्शन यहाँ पे इस प्लेन ऑफ पेपर के, ठीक, प्लेन ऑफ पेपर के आउटवर्ड होगी, या फिर हम ये कह सकते हैं परपेंडिकुलर होगी, लंबवत होगी। तो हमने क्या काम किया, हमने यहाँ पे इस क्षेत्रफल के लिए, यानी कि ये जो एरिया है, इस एरिया के लिए एक
एरिया का वेक्टर ले लिया जिसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन किधर की ओर है, अपवर्ड है, ऊपर की ओर है, लंबवत है, परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे एक वर्ड हम बार बार यूज कर रहे हैं, डायरेक्शन। वेक्टर एनालिसिस जब चैप्टर हम पढ़ते हैं तो वेक्टर एनालिसिस में हम ये बात जानते हैं कि डायरेक्शन दिखाने का काम केवल यूनिट वेक्टर का होता है, दिशा दिखाने का काम केवल यूनिट वेक्टर का होता है। और वो यूनिट वेक्टर क्या हो सकते हैं, जैसे हमने आई कैप, जे कैप, के कैप, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे जाना है, समझा है। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम एक यूनिट वेक्टर मान लेते हैं कि वो यूनिट वेक्टर क्या होगा, एन कैप होगा। ये केवल इस चीज को दिखा रहा है कि हम किस एरिया की बात कर रहे हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में है तो यूनिट वेक्टर ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड में होगा यूनिट वेक्टर नीचे की तरफ, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे होगा तो उस तरफ ये जो है वर्क करेगा। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर होगा किसके बराबर, ये एरिया वेक्टर होगा एन कैप डॉट ए के इक्वल। यहां से ये फॉर्मूला हमारा निकल के आ रहा है कि जो एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू एन कैप डॉट में ए के इक्वल होता है, जहां एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है, और ए वेक्टर क्या है, ये एरिया वेक्टर है, और ए क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। क्या है, मैग्नीट्यूड। कैसे, अभी क्लास 12th की मैथमेटिक्स में, थोड़ा बहुत जो है फिजिक्स में भी है वेक्टर एनालिसिस, उसमें हमने यूनिट वेक्टर के बारे में जाना है, समझा है। थोड़ा सा यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर के हम इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो है ये फॉर्मूला यहाँ बन चुका या बन रहा है। ध्यान दो, हमने कहा, हमने क्या कहा भाई, हमने कहा कि ए हमारे पास में कोई वेक्टर है ठीक है। अब इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो। तो यूनिट वेक्टर कहने का मतलब क्या हुआ, ए के ऊपर टोपी पहना दो, कुछ इस तरीके से हमने टोपी पहना दी। अब मैथमेटिकल फॉर्मेट में हम ये जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। क्या फॉर्मूला होता है कि जो ए कैप होगा, ये ए कैप ए वेक्टर यानी कि गिवन वेक्टर और इस ए वेक्टर का मॉडुलस यानी कि मॉड, इन दोनों का रेशियो होगा। अब ये जो मॉड है और ये जो वेक्टर है, इस दोनों को यहां पे हम रिमूव करके सिर्फ क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान दो, यहां पे अगर हमें सिर्फ ए वेक्टर चाहिए तो हम ए को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए कैप डॉट ए, यही तो आ रहा है, इसी तरीके से निकल रहा है। अब बस फर्क क्या है, फर्क यहां पे ये है कि जो गिवन वेक्टर है वो तो यहां पे हाई है एरिया का, जो मैग्नीट्यूड है ए वो भी यहां पे सेम है, लेकिन जो यूनिट वेक्टर हम यूज कर रहे हैं यहां पे, वो यूनिट वेक्टर ए कैप की जगह पर हमने क्या यूज कर लिया, एन कैप को यहां पे यूज कर लिया। इस वजह से ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट बिल्कुल किससे मिलता जुलता है, इस एरिया वेक्टर के फॉर्मूले से हमारा मिलता जुलता है। तो हमने क्या जाना कि एरिया वेक्टर होता क्या है, जिसके लिए हमने एक फिगर का इस्तेमाल किया। हमने देखा कि इसकी जो डायरेक्शन है ये अपवर्ड होगी, ठीक है, परपेंडिकुलर होगी प्लेन ऑफ पेपर के। इसी की डायरेक्शन में हमने एक यूनिट वेक्टर कंसीडर कर लिया है, एकांक सदिश मान लिया है कि एन कैप होगा। अब एन कैप और इस एरिया का जो मैग्नीट्यूड है, वो मैग्नीट्यूड का डॉट प्रोडक्ट हमारा एरिया वेक्टर के क्या होता है, इक्वल होता है। कैसे ये फॉर्मूला आया वो भी हमने यहाँ पे निकाल के बता दिया कि मैथमेटिक्स में हमारे पास एक फॉर्मूला है जिससे हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं, और वो यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, ए कैप इज इक्वल टू गिवन वेक्टर अपॉन में इसका मॉड्यूलस। ठीक, तो ये मॉड्यूलस और वेक्टर हटेगा तो ये ए के इक्वल आएगा, जो कि कुछ इस फॉर्मेट में बन जाएगा। अब यहाँ पे ए कैप की जगह पे हमने जो यूनिट वेक्टर इसके लिए यूज किया है वो क्या यूज किया है, एन कैप यूज किया है। आगे बात करते हैं सॉलिड एंगल के बारे में कि सॉलिड एंगल जो है वो आखिरकार है क्या, कि जो सॉलिड एंगल है ये सॉलिड एंगल आखिरकार है क्या, और ये सॉलिड एंगल के जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले हमारे लिए गॉस थ्योरम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है यहाँ पे ये प्ले करेंगे। तो देखते हैं ये सॉलिड एंगल आखिरकार है क्या। अब यहाँ पे एक दो बेसिक पॉइंट है। क्या बेसिक पॉइंट है, हमें पता है कि अगर हमारे पास में कोई एक सर्कल है या फिर एक स्फेयर है, अगर उसका एक आर्क मतलब एक चाप, उसके सेंटर पे, उसके केंद्र पे कोई एक एंगल बनाता है, सबटेंड करता है, एक कोण जो है अगर बनाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल, या फिर हिंदी में इसको हम कह सकते हैं समतल कोण या समतलीय कोण, जिसका जो मात्रक होता है, मात्रक यानी कि यूनिट जो होती है वो क्या होती है, रेडियन होती है। ठीक उसी तरीके से यहां पे हमने क्या काम किया
यहां पे हमने एक स्फेयर लिया है, ये एक सॉलिड स्फेयर है। अब इस सॉलिड स्फेयर का जो टोटल एरिया है वो कुछ भी हो, हमें उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें इसके सेंटर पे यानी कि जो इसका केंद्र है उस पे यहाँ पे एंगल को सबटेंड करवाना है। ध्यान देंगे तो हमने उसके लिए किया क्या, हमने उसके लिए यहाँ पे इनके दो रेडियस को, एक रेडियस ये हो गई और एक रेडियस यहाँ पे ये हो गई, भाई इक्वली रहेगी, ऑलमोस्ट बिल्कुल इससे टच करता हुआ ही है, बस हल्का सा हमने यहाँ क्या कर लिया है, गैप ले लिया है। अब पूरे एरिया का एक छोटा सा पार्ट जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, डीए से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, इसको यहाँ ले लिया। अब इन दोनों रेडियस के बीच में और इस छोटे से पार्ट की वजह से इस स्फेयर पर या सॉलिड स्फेयर पर जो सेंटर है इसका, ये कैपिटल ओ इसका सेंटर है, एंगल क्रिएट हो रहा है, ये एंगल तुम्हारा सॉलिड एंगल कहलाएगा। डी ओमेगा से इसको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपली हम इसको ओमेगा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे हम ये कह सकते हैं हिंदी में कि एक हमारे पास में कोई एक गोला है, उस गोले के लिए हमने क्या काम किया, एक क्षेत्रफल का लघु अवयव, एक छोटा सा भाग जो है वो हमने डीए यहाँ पे ले लिया है। अब ये जो डीए पार्ट है, इस डीए पार्ट के वजह से जो हमारे पास दो रेडियस हैं, दो त्रिज्याएं हैं, एक त्रिज्या ये हो गई, एक त्रिज्या ये हो गई कह सकते हैं। हालांकि इस पार्ट की वजह से इसके सेंटर पर कैपिटल ओ पर जो यहाँ पे कोण बन रहा है, केंद्र पे जो कोण बन रहा है उसी को क्या कहा जाएगा, घन कोण कहा जाएगा, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे इसकी अगर हम डेफिनेशन निकालें तो डेफिनेशन तो हमने देख ली कि किसी सॉलिड स्फीयर या किसी गोले के लघु अवयव के कारण उसके केंद्र पे बनने वाला कोण घन कोण कहलाएगा, या फिर जो हमारे पास स्मॉल एरिया एलिमेंट है, इस स्मॉल एरिया एलिमेंट की वजह से इसके सेंटर पे बनने वाला एंगल क्या कहलाएगा, सॉलिड एंगल कहलाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू एरिया अपॉन में स्मॉल आर। पहली चीज तो ये यहां से हमें समझ में आती है कि जो डी ओमेगा होगा, ये डी ओमेगा बराबर किसके होगा, डी ए अपॉन में आर स्क्वायर के। अब यहां से अगर हमें कंक्लूजन निकालें तो कंक्लूजन क्या हो सकता है, इस आर को तुम इधर मल्टीप्लाई अगर करते हो तो ये बनता है डी ओमेगा इंटू का आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी ए, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे जो ये एरिया है, ये एरिया रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। मतलब कि अगर हम आर स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एक चीज पता चलती है कि जो रेडियस का वर्ग होगा, त्रिज्या का जो वर्ग होगा वो क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपातिक होगा। आगे देखो, मान लो कि यहाँ पे हम ये जो क्षेत्रफल है, ठीक, यानी कि जो डीए है, स्मॉल एरिया एलिमेंट है, इसको 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल यहाँ पे इक्वेट कर दे, तो इक्वेट करने पर हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, ये इससे कैंसल आउट हो गया, तो डी ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 पाई, और इसका जो यूनिट है वो क्या होगा, वो यूनिट होगा स्टेरेडियन, इसके बराबर होगा स्टेरेडियन के। तो यहां से एक डेफिनेशन और निकल के आती है कि 1 स्टेरेडियन यानी कि जो एक स्टेरेडियन है वो आखिरकार क्या है। अगर हम सिंपल तौर पे देखें तो सिंपल तौर पे हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि अगर सॉलिड एंगल 4 पाई के इक्वल हो जाए तो हमारा जो यूनिट बनती है वो स्टेरेडियन के इक्वल बनती है। बट ये एक तरीके से हम कह सकते हैं बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप के जो डेफिनेशन है वो स्टैंडर्ड टाइप की डेफिनेशन यहाँ पे लग नहीं रही, तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अगर 1 स्टेरेडियन की यूनिट यहाँ पे बनती है तो सॉरी डेफिनेशन यहाँ पे बनती है, परिभाषा यहाँ पे बनती है, तो आखिरकार क्या बनेगी, तो देखिए यहाँ पे हमने किया क्या है। अब यहाँ पे जो 4 पाई है इस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। 4 पाई एक कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि अचर पद है। हमारे पास दूसरी चीज क्या बच रही है, दूसरी चीज यहाँ पे आर स्क्वायर बच रही है, मतलब कि ये रेडियस यहाँ बच रही है। अब ये रेडियस अगर यहाँ पे बच रही है, त्रिज्या यहाँ पे बच रही है, तो कहीं ना कहीं खेल जो है स्टेरेडियन का आने का यहीं पर है। क्या है वो खेल, हमें पता है कि स्फेयर में जो एलिमेंट हम ले रहे हैं एरिया का,
उस एलिमेंट की वजह से इसके सेंटर पे बनने वाला जो एंगल है वो सॉलिड एंगल होता है, घन कोण होता है। ये बात हम जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो एरिया है, अगर ये एरिया रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाए, किसके इक्वल हो जाए? रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाए, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है। जैसा कि हमने यहाँ पे किया है, 4 पाई तो कांस्टेंट है, अगर इसको हम रखेंगे भी तब भी बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस पड़ेगा नहीं, लेकिन जो वेरिएशन आएगा वो यहाँ पे आर स्क्वायर से ही आएगा। इसके इक्वल हो जाए तो यहाँ पे जो हमारे पास में एंगल बनेगा वो एंगल 1 स्टेरेडियन का होगा। डेफिनेशन क्या होगी कि किसी सॉलिड स्फीयर के स्मॉल एरिया एलिमेंट की वजह से उसके सेंटर पर बनने वाला एंगल सॉलिड एंगल होता है। अगर जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है वो उसके रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाए तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 1 स्टेरेडियन के इक्वल होगा। कहने का मतलब हिंदी में समझ लेते हैं कि एक गोले के केंद्र पर बनने वाला कोण घन कोण कहलाता है, और यदि उसके लघु अवयव का जो क्षेत्रफल है उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो जाए तो यहाँ पे जो ये सॉलिड एंगल यानी कि घन कोण बन रहा है ये 1 स्टेरेडियन के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब भाई इतनी बात तो हो गई यहाँ पे। अब ये अगर किसी एंगल पे होता, मान लेते हैं कि थीटा एंगल पे अगर होता, तो थीटा एंगल पर इसका जो फॉर्मूला बनता वो फॉर्मूला क्या बनता? वो फॉर्मूला बनता डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये यहाँ पे बन के तैयार हो गया। अब हमें पता है कि अगर मैग्नीट्यूड है, ठीक, और एरिया वेक्टर की हमने भी पीछे डेफिनेशन जानी, एरिया वेक्टर क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो अगर वेक्टर होता, वेक्टर क्वांटिटी अगर हम इसको लेकर के चलते, एरिया वेक्टर के फॉर्म में लेकर के चलते, तो ये यहाँ पे एक चीज और आती, वो क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के फॉर्म में जो हमारा सॉलिड एंगल है वो सॉलिड एंगल क्या होगा? तो वो होगा हमारे पास डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए वेक्टर डॉट एन कैप अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमारे पास कुछ सॉलिड एंगल के फॉर्मूले हैं, जिनमें पहली चीज हमने देखी कि भाई डी ओमेगा जो है वो स्मॉल एरिया एलिमेंट और रेडियस के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है। दूसरी बात में हमने देखा कि अगर हमने जो ये एलिमेंट यहाँ पे ले रखा है, क्षेत्रफल अवयव जो ले रखा है, ये अगर 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल रख दें तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 4 पाई के। यहाँ से हमने 1 स्टेरेडियन की डेफिनेशन निकाली कि 1 स्टेरेडियन क्या होता है, तो ये वही एंगल होता है, वही कोण होता है जो किसी गोले या स्फीयर के केंद्र पर बनता है, जिसमें जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, वो रेडियस के वर्ग के, रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक। कॉस के फॉर्मेट में ये फॉर्मूला है, और अगर हम यूनिट वेक्टर के फॉर्म में देखते हैं तो डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए वेक्टर डॉट एन कैप अपॉन में आर स्क्वायर। ये यहाँ पे कुछ फॉर्मूले बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना? आज के वीडियो में हमने जाना है कि एरिया वेक्टर क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है। इन दोनों चीजों के बारे में हमने जाना है, समझा है, क्योंकि गॉस थ्योरम तक पहुंचने के लिए अभी एक चीज हमें और जाननी पड़ेगी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स जो है वो क्या है, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।